अच्छा नया देखेंगे तो मोशन इन प्लेन जो है वो हमारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन को। अगर हम स्टेट बोर्ड के हिसाब से जाएं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होती है। एक बार अगर हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ लिया, फिर आता है उसका रिलेटिव मोशन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रिलेटिव मोशन कैसे निकाला जाए, ठीक है। फिर आएगा मोशन इन प्लेन। प्लेन का मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशन हो सकता है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्ट चल रहा है। फिर इसका भी रिलेटिव मोशन आता है। फिर इसी के अंदर से निकलता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन निकलता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। और फिर आखिरी में आएगा हमारा सर्कुलर मोशन। तो ये चैप्टर जो है वो इन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब हम ये सारे पार्ट्स को पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा मोशन इन लाइन, प्लेन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, ये सब मिलाकर एक मोशन बनता है। समझ में आया सबको? क्या कहेंगे हम इसे? मोशन। अगर हम इसे एक दूसरे नाम से बुलाना चाहें तो हम इसे काइनेमैटिक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? काइनेमैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी करना। समझ में आया सबको? जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तो उसे हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। फिर उसके अंदर थोड़ा सा रिलेटिव पार्ट भी आ जाता है, रिलेटिव मोशन भी आ जाता है। क्लियर हुआ सब लोगों को? ये है इस चैप्टर का हमारा फ्लो चार्ट। अब हम इस फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स? चलो पहले हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। पता है जब हम लोग वो स्टोरी सुनते हैं कि न्यूटन जो है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक एप्पल उसके सर पे आके गिरा, ठीक है, तो न्यूटन कहता है कि न्यूटन इस कहानी से बताना चाहता है कि ये ग्रेविटी का रीजन है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। बट अगर हम इस स्टोरी को और ध्यान से समझे तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में पता नहीं चलता, हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि एक एप्पल उसके सर पे जब गिर रहा होगा तो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया होगा। अभी आप 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि जो एप्पल उसके सर पे गिर रहा है तो उसने कौन से पाथ को फॉलो किया होगा। वो पहले पेड़ पे लगा हुआ रहेगा, टूट गया होगा और सीधा उसके सर पे आके गिरा होगा। तो जो गिर रहा होगा तो उसका रास्ता कौन सा होगा, पाथ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा ना। एक एप्पल जब उसके सर पे गिर रहा है तो कैसे आ रहा होगा? ऐसे नीचे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? हाँ या ना? तो मोशन जब यहाँ पे हम लोग न्यूटन से ये डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन की इस कहानी में डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे उसके सर पे एप्पल गिरा, ग्रेविटी है, बहुत बढ़िया बात है। बट इसके अंदर हम लोग को एक और रेफरेंस देखने मिलता है कि उस एप्पल का पाथ एक स्ट्रेट लाइन है। तो न्यूटन जब इसके बारे में सोचेगा तो वो ये भी सोच सकता है कि यहाँ पे एक मोशन होने लग रहा है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ या ना? मोशन, एप्पल का जो मोशन हुआ है वो कैसे हुआ है? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? यहीं पे हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बट सिर्फ स्ट्रेट लाइन कैसे वर्टिकल ही हो सकती है क्या? हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अब यहाँ पे न्यूटन कह रहा है कि वो पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिर गया, ग्रेविटी है, बहुत अच्छी बात है। इमेजिन करो इसी कहानी में ऐसा बोल दिया जाए कि न्यूटन जो है वो घोड़ा चलाता है। अब घोड़ा तो हवा में उड़ता नहीं है क्या नहीं? जब न्यूटन घोड़ा चलाएगा तो वो रास्ते पे जब घोड़ा चलाएगा तो घोड़े का पाथ क्या होगा? पाथ समझो, पाथ ऐसे स्ट्रेट होगा ना, बरोबर के नहीं? यानी कि अगर यहीं पे एप्पल ना गिरने की जगह पे न्यूटन ये बताता
कि भाई मैं एक घोड़ा चला रहा हूं तो उसका पाथ ये हो जाता, ये भी एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन ही है। यानी कि स्ट्रेट लाइन हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग पढ़ सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट लाइन हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग पढ़ सकते हैं, मतलब। तो जब मैं कहता हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि जो स्ट्रेट लाइन है या तो वो एक्स एक्सिस पे बनाई गई होगी या तो वो वाई एक्सिस पे बनाई गई होगी। सबको समझ में आया क्या? तो वो एप्पल गिरने का रीजन सिर्फ ग्रेविटी नहीं हो सकता, उसके और भी बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। सबको यहां तक क्लियर हुआ क्या? पक्का आया ना? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है या तो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स एक्सिस पे चल रहा है या तो ऑब्जेक्ट सिर्फ वाई एक्सिस पे चल रहा है। पर मुझे वाई और एक्स दोनों एक्सिस पे चलना है एक ही टाइम पे, वो मोशन इन प्लेन का पार्ट है। सब लोग को समझा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट कहां चल रहा है, या तो सिर्फ और दोनों पे चलना है तो कहां जाना पड़ेगा? सब लोग को समझा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ना है? वेरी गुड, चलो ड्रॉ करो। हमको पहले समझना है पोजीशन क्या होती है। पोजीशन, जहां पे एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे अभी मैं यहां रुका हुआ आपके सामने, तो ये मेरी पोजीशन हो गई। मेरी एक बॉडी है, मैं एक ऑब्जेक्ट हूं और मैं इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हूं, तो ये मेरी पोजीशन हो गई। अगर मैं चलकर इधर आ गया तो अब मेरी पोजीशन चेंज हो गई, अब ये मेरी पोजीशन है। तो यहाँ पे जब मैं पहले हुआ करता था, पहले यहाँ हुआ करता था, तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, और अब मैं यहाँ पर हूं तो ये मेरी फाइनल पोजीशन। क्या है ये मेरी? जैसे कि अगर समझिए पोजीशन का मतलब है ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहां एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त। समझो ये पॉइंट है ए, यहां पे मैं रुका हुआ हूं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई। क्या हो गई? ये मेरी इनिशियल। फिर मैं थोड़ा इधर चला गया तो ये क्या हो गई? मेरी फाइनल पोजीशन। फिर से बताता हूं, जहां मैं एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा हूं, मैं एक बॉडी हूं, एक ऑब्जेक्ट हूं और मैं इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हूं, तो ये मेरी कौन सी पॉइंट हो गई? इनिशियल पोजीशन। अब मैं चलकर इधर आ गया, अब मैं वो सेम बॉडी सेम ऑब्जेक्ट यहां एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरी कौन सी पोजीशन हो गई? आई होप सब लोग को क्लियर हुआ? पक्का? पोजीशन का मतलब है ऑब्जेक्ट जहां पे रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अगर हमको पोजीशन समझ में आ गया है तो हम आगे समझेंगे डिस्प्लेसमेंट को। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना अच्छा टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ते हैं कि अगर एक पॉइंट है जहां पे अभी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बताओ? इनिशियल पोजीशन। ओके, और थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाए तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बताओ? फाइनल पोजीशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ए से बी जाने के कितने रास्ते हो सकते हैं? बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कोई आदमी ऐसे चले जाए, कोई आदमी यहां से इधर आके इधर आके इधर आके इधर आके ऐसे चले जाए। दिख रहा है आप लोग को? पर सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा हो सकता है? ये वाला पाथ जो होगा, सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता कौन सा होगा? वो तो यही होगा ना शॉर्टकट। शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना? आया ना? तो देखिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने के ढेर सारे रास्ते हैं। मुझे वो रास्ता चुनना है जो सबसे शॉर्टेस्ट है। जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा उसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट बुलाऊंगा। क्या बुलाऊंगा मैं उसे? फिर से बताता हूं, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मुझे उस रास्ते को चुनना है जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, जो मुझे वहां से बहुत जल्दी शॉर्टकट रास्ते से ए से बी पहुंचा दे।
उस रास्ते को मैं क्या नाम दूंगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ सब लोगों को? आया ना? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। क्या है? इनिशियल पोजीशन लिखेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कुछ एंगल दिया होगा तो यूज नहीं कर सकते। नहीं, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, बट डायग्राम में कभी कभी घुमा फिरा के दिया जाता है, तो फिर इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन। चलो भाई, इधर तक हुआ, आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया? पहले एक बार अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर साथ में पढ़ेंगे इनको। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट के बाद में आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट डिस्टेंस तो सिर्फ ये पता करना चाहता है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहां से वॉक करके गया है। अगर हम लोग इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता था? अच्छा, इनिशियल से फाइनल जा रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ से जाओ, उसे क्या नाम दिया? लेकिन डिस्टेंस कहता है कहीं से भी जाओ, उसी को ही कैलकुलेट करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाता हूं, मैं कोई भी रास्ता चुनूं, उसे ही डिस्टेंस कहा जाएगा। अगर मैं यहां से जा रहा हूं तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अगर मैं ऐसे करके ऐसे जाता हूं तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अगर मैं सीधा जाना चाहता हूं, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट होता है, पर वो भी मेरा डिस्टेंस भी हो सकता है। अगर मैं वहां से गया तो एक्चुअली कहां से जा रहा हूं, रियल लाइफ में मैं कहां से जा रहा हूं, उसे डिस्टेंस कहेंगे। अब मैं एक ही टाइम पे तीनों रास्ते से तो नहीं जा सकता, किसी एक रास्ते से मैं एक्चुअली वॉक करके गया रहूंगा। अगर मैं यहां से एक्चुअली गया तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अगर मैं ऐसे करके इधर गया तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। अगर मैं इधर से सीधा गया तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का मतलब है कि रियल लाइफ में, एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। सब लोग को समझ में आया क्या? डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी जाइए, लेकिन जो उसका शॉर्टेस्ट रास्ता होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कहता है तुम किधर से भी जाओ, बस उसको ऐड कर लेना। समझ में आया सब लोग को? तुम रियल लाइफ में कहां से जा रहे हो, क्लियर हुआ कि नहीं? लिखेंगे, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है वो? एक स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। और ये हमेशा एक्चुअल पाथ की बातें करता है कि आप एक्चुअली में, रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट कौन से रास्ते से गया है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है। यहां पे देखेंगे, सबका ध्यान इधर।
ओके नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी, अगर देखिए एक ऑब्जेक्ट है ए पे, वो ए से बी चला गया, तो ए से बी जाने का और कोई शॉर्टकट रास्ता हो सकता था क्या? कि ये एक ही रास्ता है, तो हमारा शॉर्टकट रास्ता तो यही है ना, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अच्छा लेकिन ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में भी कहां से गया? ए बी से ही गया है ना, तो हमारा डिस्टेंस भी क्या हो गया? देखना दोस्तों ये सिनेरियो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आंसर सेम आने लग रहा है, दिख रहा है आपको? लेकिन अब देखिए क्या होगा, सबका ध्यान यहाँ पे, समझो एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी चला गया और फिर परपेंडिकुलर टर्न लेकर बी से सी चला गया, समझो ये x है और ये y है, तो आपको ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या दिखती है बताइए? और फाइनल पोजीशन क्या दिखती है? C। अरे स्टूडेंट्स ये इनिशियल से फाइनल जाने का और कोई शॉर्टकट रास्ता था क्या? Yes। कौन सा? AC। अरे सीधा चला जाता भाई, तो ये शॉर्टकट रास्ता है ना, तो ये क्या हो गया मेरा? लेकिन ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में कहां से गया? पहले ए से बी गया, फिर बी से ओके स्टूडेंट्स हम लोग इधर देखेंगे प्लीज, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? AC और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AB प्लस, अच्छा ये जो AC है क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस लग सकता है? Yes। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस Y square। और यहाँ क्या आएगा? x प्लस Y। सबको यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes। आया ना? ओके लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट ऐसे गया होता, देखो यहाँ पे ध्यान से, समझो ये गया होता, यहाँ पे गया होता x पहले a से b और फिर b से c गया होता x, फिर c से d गया होता x, दिख रहा है आप लोगों को? Yes। फाइनल पोजीशन कौन सा है? तो शॉर्टकट रास्ता कौन सा होता? तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? AD आ जाएगी। हाँ स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा? अब देखो ये x है, ये x है, ये x है, तो ये भी क्या होगा? लेकिन ये रियल लाइफ में कहां गया पता है? ये रियल लाइफ में पहले AB गया, फिर BC गया, फिर CD गया, मतलब ये क्या हो गया हमारा? x प्लस x कितनी बार आया? सबको क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम? पक्का? आगे बढ़ सकता हूँ? इधर अब इधर देखिए, हम पहले A से B चले गए, ठीक है? हम लोग पहले A से B चले गए x, फिर यहाँ चले गए y, फिर यहाँ चले गए x, फिर यहाँ चले गए वापस से। बताइए A से B गए, B से C गए, C से D गए, D से A वापस आ गए। इनिशियल पॉइंट क्या है? A। फाइनल पॉइंट क्या है? A। अरे इनिशियल और फाइनल दोनों सेम, जब इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला पढ़ाई थी फाइनल पोजीशन माइनस, तो यहाँ पे तो फाइनल और इनिशियल क्या हो गया? तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मतलब जब भी हमें ऐसा डायग्राम दिखे जिसमें इनिशियल और फाइनल क्या है? सेम है, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रखेंगे? लेकिन ये रियल लाइफ में कहां गया पता है? A से x, मतलब पहले A से B गया तो x, फिर B से C गया तो y, फिर से x, फिर से y, कितनी बार x हुआ? 2x। कितनी बार y हुआ? नोट डाउन करेंगे सब लोग, यहाँ देखेंगे प्लीज, ये लास्ट पार्ट है। समझो एक ऑब्जेक्ट है A पॉइंट पे, वो गोल घूमकर सर्कल कंप्लीट करके वापस अपनी जगह आ गया, इसका रेडियस r है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन? तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? मतलब सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए ये तो एक्चुअल रियल लाइफ में तो गोल घूम रहा था ना, मतलब ये तो सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा था ना, मतलब ये तो सर्कमफरेंस कवर कर रहा था ना, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सर्कमफरेंस 2 पाई r। समझो ये रियल, अभी एक ऑब्जेक्ट है A पॉइंट, ठीक है, और वो भी, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे चला गया,
दिख रहा है आप लोग को? आया ना? बताओ इसका इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल क्या है? तो ए से बी जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा होगा? ये सीधा रास्ता होगा ना, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस। तो ये हो गया शॉर्टकट रास्ता, मतलब इसे हम क्या करेंगे? पर ये रियल लाइफ में कहां से गया? तो इसे हम क्या कहेंगे? ओके, डिस्प्लेसमेंट को देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टकट रास्ता होता है ना, जिसमें कितना रेडियस आया? तो हो गया 2r और डिस्टेंस 5। चलो नोट डाउन करो। फ्रॉम द फिक्स्ड सपोर्ट, एक वायर एक सपोर्ट के साथ में ऐसे हैंग कर रही है, ठीक है? द लेंथ चेंजेस टू L1 and L2 when the mass 1 kg and 2 kg are suspended respectively। मतलब ये जो वायर की लेंथ L दिख रही है ना आपको, ये चेंज होकर L1 बन गई। क्या बन गई? क्या बन गई? L1 हो गई। पूरी लेंथ पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? क्योंकि मैंने कितना मास लगाया? 1 kg। कितना मास लगाया? 1 kg। लेकिन ये कहता है यही सेम वायर L2 हो गई। क्या हो गई? क्योंकि मैंने कितना मास लगाया? 2 kg। वायर सेम ही है ना, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या रहेगा? बस पहले वायर इनिशियल लेंथ कितना था वायर का, फाइनल लेंथ कितना मिला? अच्छा ये L1 कब मिलता है? जब मास कितना है? अच्छा ये L2 कब मिलता है? जब मास कितना है? वायर वही है ना, वायर तो सेम रखी गई है कि नहीं? अगर वायर सेम है तो उसका यंग्स मॉड्यूलस क्या रहेगा? उसका यंग्स मॉड्यूलस सेम रहेगा। पूरा मानते हो सब लोग? आया ना? ओके, आगे पढ़ता हूं। देन द वैल्यू ऑफ L इज, अच्छा मुझे ना इस L की वैल्यू निकालनी है। L मतलब इनिशियल लेंथ, L मतलब, चलिए यहाँ पे हमको है ना दो स्टोरी दिखाई देती है। पहली स्टोरी के लेंथ L1 हो गई क्योंकि मास कितना लगाया? 1 kg। बाद में लेंथ L2 हो गई क्योंकि मास कितना लगाया? एक काम करते हैं, ये दो स्टोरी को अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले सिर्फ ये वाली स्टोरी को ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको? इसमें इनिशियल लेंथ कितनी है, फाइनल लेंथ कितनी है? तो चेंज इन लेंथ कैसे निकालूंगा? ओके, तो हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे स्मॉल L1 मतलब एक्सटेंशन ना, जो क्या होगा? L1 माइनस, बोलो सही बात है क्या? यंग्स मॉड्यूलस की फॉर्मूला mg कैपिटल L एरिया स्मॉल l। बोलो सही है क्या? इसमें मास कितना है? पहले स्टोरी में मास कितना है पढ़ो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले स्टोरी में इनिशियल लेंथ कितना है पढ़ो, एरिया तो ए ही है ना, एरिया थोड़ी चेंज हुआ उसने बोला। अरे पहले वाले स्टोरी में स्मॉल l की वैल्यू कितनी है पढ़ो, बताओ पहले। यहां तक सबको समझ में आया क्या प्रॉब्लम? अब यही सेम यहां पे देखेंगे सब लोग। ये वाली स्टोरी में देखिए प्लीज। इस स्टोरी के लिए भी इनिशियल लेंथ कौन था? L, और फाइनल लेंथ क्या है? तो चेंज इन लेंथ कैसे निकाला जाए? चेंज इन लेंथ कैसे निकाला जाए? L2 माइनस, तो इसके लिए भी यंग्स मॉड्यूलस क्या? अच्छा लेकिन इसकी फॉर्मूला में भी वही आएगा, mg कैपिटल L एरिया स्मॉल l। बोलो सही है क्या? आया ना? इसके स्टोरी में मास कितना है? 2g, और एक्सटेंशन कितना हुआ पढ़ो, कितना हुआ एक्सटेंशन? L2 माइनस L। पर ये वायर तो सेम है ना, मतलब मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने की वजह से यंग्स मॉड्यूलस क्या रहेगा? मतलब ये वाला यंग्स मॉड्यूलस और वो वाला यंग्स मॉड्यूलस क्या रहेगा? सेम रहेगा ना, इक्वल रहेगा ना। तो चलिए इसको हम लोग सेम कर देंगे अभी फटाक से। अभी हम लोग क्या करेंगे इसको? सेम इक्वल, मतलब अब हम लिखेंगे y1 is equals to y, यानी कि gl अपॉन एरिया L1 माइनस L
2GL अपॉन एरिया L2 माइनस L। बोलो सबको समझा क्या? Yes. जो भी कट होगा फटाक से कट कर दिया जाए, अच्छी बात है। फिर जैसे कि GL क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन L1 माइनस L, 2 अपॉन L2 माइनस L। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना सही रहेगा? यानी कि मुझे मिलेगा L2 माइनस L 2 टाइम्स ऑफ L1 माइनस L, L2 माइनस L 2L1 माइनस 2L। ये नेगेटिव यहाँ का क्या हो जाएगा, तो 2L माइनस L 2L1। ये L2 पॉजिटिव है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, 2L माइनस L कितना होगा? देखो ये ऑप्शन में है क्या, कौन सा ऑप्शन है बताओ जल्दी से। ओके चलिए फटाक से लिखेंगे। तो अभी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तुरंत सब यहाँ पे ध्यान देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे एरिया की बात होने लग रही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप इज 2.5 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक रोप है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में ना एक रोप है, समझो ये हमारी एक रोप है। इस रोप का एरिया कितना है पता है, 2.5 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। कह रहा है मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी इज 10 मेट्रिक टन। मतलब ये जो वायर आपको दिख रही है ना स्टूडेंट्स, ये कितना लोड उठा सकती है, ये कुछ 10 मेट्रिक टन तक उठा सकती है। 10 मेट्रिक टन का मतलब होता है 10 टन्स। 10 मेट्रिक टन का मतलब होता है 10 टन्स। याद है स्टूडेंट्स, 10 टन्स, 1 टन मतलब कितना होगा, 1000 kg। ओके, मतलब ये जो हमारी रोप है इसमें हमको बता रहा है कि वो 10 टन्स मास उठा सकती है। उसका एरिया कितना है, 2.5 into 10 raised to minus 4 मीटर स्क्वायर। To increase the lifting capacity of the crane to 25 metric ton। अच्छा, अभी कितना उठा रहा है, 10। हम चाहते हैं कि ये जो आपको रोप दिख रही है ना, ये कितनी उठाने लग जाए, ये उठाने लग जाए 25 मेट्रिक टन। कितना उठाने लग जाए, इसका मास जो पहले ये 10 टन उठा रही थी, अब ये 25 टन उठाने लग जाए, ऐसा इससे माना जा रहा है। यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to 3 kg। बोलो सबको समझा क्या कह रहा है, फिर सुनना। टू इंक्रीज द लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन टू 25 टन्स, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोप शुड बी। हमें एरिया पूछ रहा है इसका। देखिए अब इस सवाल में किधर भी लेंथ की बात हुई क्या, स्ट्रेन की बात हुई क्या, तो हम यंग्स मॉड्यूलस में नहीं जाएंगे, हम किस में रहेंगे, स्ट्रेस में। किस में रहेंगे, तो आइए स्ट्रेस में रहेंगे, मतलब स्ट्रेस की फॉर्मूला यूज करेंगे। स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन, अरे भाई स्ट्रेस की फॉर्मूला इधर भी क्या है, फोर्स अपॉन, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, पर यहाँ फोर्स थोड़ी दिया है, मास दिया है, तो हम लिखेंगे m1g। क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे m2g। g क्या हो गया, ओके। पहले कितना मास था पढ़ो, 10 टन्स। पहले एरिया है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to माइनस, ओके। बाद में हमारा मास कितना हो गया, 25 टन्स, और एरिया कितना है, A2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, आया ना। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा
तो आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ अपॉन 10। ये 10 यहाँ पे किया तो हमको आंसर फाइनल आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चेक कीजिए ये आंसर है क्या? सर हाँ भाई, दोनों को इक्वल कैसे लिखें? हाँ दोनों किसको बोला? F1 और A1 और F2 और A2। अच्छा, जब यहाँ पे मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ पे अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो दो चीजें मैंने बताई थी इक्वल ली जा सकती है, एक यंग्स मॉड्यूलस और दूसरा स्ट्रेस। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ही समझा कर दिया था आप लोग को ये बात, ठीक है। कह रहा है कि स्टील की वायर है, दोनों ही स्टील की वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों का डायग्राम बना दिया जाए। एक बार ए और एक बार बी। पहले वाले की लेंथ L है, दूसरे वाले की लेंथ 2L है, डबल दी लेंथ ऐसा बोला ना उसने। ओके, पहले वाले का रेडियस अगर r होगा तो दूसरे वाले का रेडियस होगा 2.4 टाइम्स ऑफ r। एक बात अच्छी है कि दोनों का फोर्स सेम है। इस वाले में एक्सटेंशन है 0.2 m और इस वाले का एक्सटेंशन मुझे पता नहीं। एक काम करता हूं, मैं इसको यंग्स मॉड्यूलस लगाता हूं, जो कि फॉर्मूला है F into L अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मैं एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि रेडियस की वैल्यू दी गई है इनटू स्मॉल m। हाँ भाई, तो F to L पाई आर स्क्वायर इनटू 0.2। ओके, यहाँ तक समझा सब लोग को? अब इधर भी यंग्स मॉड्यूलस F into 2L divided by pi into 2.4 r the whole square into small l। ठीक है, इसमें स्मॉल l नहीं पता ना मुझे, लेकिन दोनों वायर तो सेम मटेरियल से बनी है ना, तो दोनों का यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? मतलब ये इक्वेशन की क्या हो जाएगी? इक्वल। तो हम लिखेंगे F into L divided by pi r square into 0.2 is equals to F into 2L divided by pi into, इधर देखिए ना 2.4 into r the whole square, तो 2.4 का स्क्वायर क्या होता है? 5.76। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.76 into r square। F कट, L कट, pi भी कट, r square भी कट, तो बचेगा क्या? 1/0.2 equals to 2 divided by 5.67 into 76, yes। Printing mistake। तो 5.76 into, तो इसको लिखा जा सकता है 2 multiply by 0.2 5.76। इसको लिखा जा सकता है 0.2 डिवाइड, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 जा 1 आगे चाहिए हुआ, 8 जा 16। इसको लिखा पॉइंट कट कर दिया जाए तो आएगा 14.4 mm। हाँ भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग? चलिए पहले यहाँ तक लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर आंसर होगा यहाँ पे देखना प्लीज। इसका आंसर 0.069 mm। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 2 पॉइंट आगे लूंगा तो 10⁻⁻² लिखना पड़ेगा ना। चलिए भाई, हो गया डन। समझो कि हमने क्या किया, 2 रॉड लिए। फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये दोनों अलग अलग मटेरियल है, तो दोनों का यंग्स मॉड्यूलस क्या रहेगा? अलग। समझो मैंने यहाँ पे एक दीवार है, उसमें इसको ऐसे वेल्डिंग वगैरह या कुछ क्लैंपिंग वगैरह कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके आगे मैंने इसको भी एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? वेल्डिंग वगैरह या क्लैंपिंग करके ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, दिख रहा है? दिख रहा है आप लोग को? अब वो वाला एंड तो खाली पड़ा है ना, उस वाले एंड से खींचेगा, उस वाले एंड से स्ट्रेच करेगा। ये वाला एंड दिख रहा है आपको? यहां से उसको स्ट्रेच करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? इस एंड से स्ट्रेच करेगा, तो ये एक्सपांड होगा ना, इलोंगेट होगा, तो ये भी तो इलोंगेट होगा। क्या दोनों का इलोंगेशन सेम होगा?
नहीं होगा। क्यों? दोनों का मटेरियल क्या है? समझ में आया सबको? दोनों का यंग्स मॉड्यूलस भी क्या है? तो दोनों में इलॉन्गेशन भी क्या होगा? जैसे कि अब यहाँ पे एक स्टोरी दिखाई जाए। समझो यहाँ पे दीवार है, एक रॉड मैंने यहाँ पे क्लैंप कर दी। इस रॉड का यंग्स मॉड्यूलस y1 है, इसकी लेंथ L1 है। इसके आगे मैंने एक और रॉड को क्लैंप कर दिया। ठीक है, ये अलग मटेरियल है, इसका यंग्स मॉड्यूलस y2, इसकी लेंथ देख रहे हो आप लोग। अब यहां से धक्का खींचा जोर से। एक बात तो अच्छी है कि दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या है? दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या है? दिख रहा है ना आप लोग को? दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या है? अब होगा क्या? ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, मतलब दोनों का इलॉन्गेशन क्या होगा? अलग अलग। दोनों का इलॉन्गेशन क्या होगा? अगर सेम होता तो मैं स्मॉल एल और स्मॉल एल लिखता ना, लेकिन मैंने क्या लिखा? स्मॉल L1 और स्मॉल L2। इससे पता चल रहा है कि जब मैं इसको खींचूंगा तो इसका इलॉन्गेशन अलग होगा, इसका इलॉन्गेशन। लेकिन अगर कोई मुझे पूछ ले कि टोटल इलॉन्गेशन बताओ, फिर टोटल इलॉन्गेशन बताओ, फिर अगर कोई मुझे पूछे टोटल इलॉन्गेशन बताओ, तो टोटल इलॉन्गेशन क्या होगा? L1 प्लस 2। टोटल इलॉन्गेशन क्या होगा? L1 प्लस 2। समझ में आया? अब L1 के लिए सिर्फ आप ये वाले मटेरियल को देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए। उसका यंग्स मॉड्यूलस क्या है? इक्वल्स टू फोर्स क्या है? F। ठीक है, यहाँ पे ध्यान, उसकी लेंथ L1, उसका एरिया भी अलग अलग है, A1 और उसका स्मॉल L1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? स्मॉल L1 इक्वल टू फोर्स इंटू L1 A1 इंटू Y1। बोलो सबको समझा मैंने क्या किया? ये देखो, ये L1 यहाँ पे डिवाइड में है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आ गया। देखा क्या? सिमिलरली तो फिर मैं इसको भी कर सकता हूँ। ये वाले को देखो, अब ये वाले मटेरियल को देखो, सिर्फ इसका L2 लेंथ दिख रहा है क्या? उस पे लगने वाला फोर्स F, उसकी लेंथ L2, उसकी एरिया A2, उसका यंग्स मॉड्यूलस। बोलो सबको समझा क्या? बट मुझे तो टोटल इलॉन्गेशन चाहिए ना। टोटल इलॉन्गेशन क्या होगा? L इक्वल टू L1 प्लस L2। देखो मैंने L1 और L2 की वैल्यू निकाली, तो मुझे मिलेगा F इंटू L1 A1 Y1 प्लस F इंटू L2 A2। ये है हमारा टोटल इलॉन्गेशन। सबको समझ में आया यहाँ तक? चलो लिखेंगे। रेडियस कितना दिया है? 1.2। दोनों का रेडियस सेम है ना? तो अपन आगे बढ़ने से पहले एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? 4.4। ओके, इधर देखेंगे। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। ये होगा 1.4 1.4। mm होता है 10⁻³ पर 2 बार आ जाएगा ना। 1 का ये 0.2 हो गया। हाँ, तो 4.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। आई होप सब लोग को इधर तक क्लियर है एरिया कैसे निकाला। मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले तो बाद में देखते हैं। ठीक है, तो नेट इलॉन्गेशन दिया, मतलब टोटल इलॉन्गेशन दिया ना। वो कितना दिया टोटल इलॉन्गेशन? नेट इलॉन्गेशन कितना दिया? 1.4, मतलब 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मुझे निकालना क्या है? फोर्स। क्या निकालना है? अभी मैंने पीछे ही आपको पढ़ाया नेट इलॉन्गेशन की फॉर्मूला। फोर्स इंटू L1 अपॉन A1 इंटू Y1, फोर्स इंटू L2 अपॉन A2 इंटू, इसमें क्या कॉमन है? फोर्स। L1 की वैल्यू स्टील के लिए 3.2, एरिया पढ़ो, एरिया 4.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अच्छा, एरिया भी कॉमन ही है ना, सेम ही है तो, है क्या नहीं? इसकी वैल्यू बाद में पुट करते हैं अपन।
तो हम लोग यहाँ एरिया को भी बाहर निकाल लिए। तो अपने को अंदर क्या मिला, L1/y1 L2 अपॉन, ओके स्टूडेंट सबका ध्यान यहाँ पे, फोर्स तो नहीं मालूम मेरे को, बात अलग है। एरिया को भी ए ही रहने देता हूँ हाल फिलहाल। L1 मुझे पता है 3.2, 2 into 10⁻11, L2 पता है 4.4 है ना, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, सबको यहाँ तक क्लियर है क्या? 2 1 1.6, ये 1 और ये तो अच्छा स्मॉल एल की वैल्यू पता है 1.4 into 10⁻³ फोर्स अपॉन एरिया। ये 10⁻11 नीचे से ही बाहर आ जाएगा। अच्छा ऊपर हो जाएगा 1.6 + 4 कितना हुआ? पहले बताओ यहाँ तक समझाएगा सब लोग तो? ओके अभी सबका ध्यान इधर प्लीज, इधर इधर देखो ना 1.4 लिखा है, ये 1 और ये 4। तो आपको फोर्स क्या मिलेगा पता है? ये देखो ये नीचे डिवाइड में है ना, यहाँ जाकर क्या होगा? तो एरिया मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये 4 मल्टीप्लाई में है ना, नीचे आ जाएगा। अब हम लोग एरिया की वैल्यू पुट कर देंगे जो मैंने सॉल्व नहीं करी थी पहले, याद है ना आप लोग को? 4.4 1.4 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। इधर देखो 11 - 3 क्या होगा? डिवाइडेड बाय 4। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। ये देखो ये 4 1 और ये 1.1 और 14 into 11 कितना होता है? 1.54 ये आएगा ना? into 10⁻²। 10⁻² मतलब 2 पॉइंट आ गया, 154 न्यूटन। चेक करो कौन सा ऑप्शन है? बी। ओके हेडिंग देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट अलोंग द रॉड। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जेई और नीट में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है? Distribution of rod along the तो पहले गलती हो गई, अभी सुनिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। अब इसका मतलब क्या है इधर समझिए। मानकर चलिए कि एक रॉड है, इसकी लेंथ L है। कितनी L है? और इसका वेट है कुछ तो भी W। क्या वेट है? वापस से एक बार, ये एक रॉड है और इसकी लेंथ कितनी है? कितनी लेंथ है? यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ L है। इसका वेट कितना है? अगर मैंने इसको एग्जैक्टली सेंटर से तोड़ दिया तो इसके 2 इक्वल टुकड़े हो जाएंगे। तो बताओ जो पहला वाला टुकड़ा होगा उसका वेट अब कितना होगा? अगर पूरे का W था तो आधा, एग्जैक्टली आधा कट किया तो वेट कितना होगा? कितना होगा? W/2 कितना होगा? W/ सब लोग ये बात मानते हैं क्या? कितना होगा? मतलब आप बोल रहे हैं कि अगर मानकर चलिए एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ L है और इसका वेट है W और हमने इसको बीच में इक्वली कट कर दिया, मतलब इसके 2 इक्वल टुकड़े कर दिए। इक्वल टुकड़ों का मतलब होता है L/2 और L/2 ना। तो इसका वेट कितना हो जाएगा आपने बोला? बोलो आप सब ये बात मानते हैं क्या? पहले रॉड L था, उसका वेट कितना है? उसको 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया। देखो इक्वल पार्ट है तो उसका वेट भी कितना हो गया? हाफ हाफ हो गया ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर इसकी लेंथ L है और इसका वेट W है, अब मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ता हूं, लेकिन ये शुरू का पार्ट 1/3 रखता हूं और बाकी का ये 2/3 रखता हूं। ये कितना रखा मैंने?
अगर ये 1/3 है तो इसका वेट भी कितना होगा, और ये 2/3 है तो इसका वेट कितना होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट फिर से। अच्छा मतलब अगर ये एक रॉड है जिसका वेट W, इसकी लेंथ L है, इसको ऐसे रखा गया, मतलब कि पहला वाला पार्ट थोड़ा बड़ा कर दिया गया विच इज 2/3, और दूसरा वाला पार्ट थोड़ा छोटा कर दिया गया विच इज, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और इसका वेट कितना हो जाएगा। बताओ सबको ये समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। अगर यही सेम चीज एक रॉड है, ठीक है स्टूडेंट, इसकी लेंथ कितनी है, उसको कहीं से तो भी रैंडमली कट कर दिया, इसका वेट है W था, कहीं से तो भी रैंडमली कट कर दिया, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, जैसे यहाँ पता था ना हाफ हाफ, यहाँ पता था ना 1/3 2/3, यहाँ नहीं मालूम, यहाँ लिखा है x, कहाँ कट कर दिया मैंने, अगर ये x है तो ये कितना होगा, दिख रहा है कि नहीं। तो अभी मेरे पास दो टुकड़े वापस से आ गए, एक छोटा टुकड़ा जिसकी लेंथ कितनी है, एक थोड़ा बड़ा टुकड़ा जिसकी लेंथ कितनी है, मुझे इसका वेट निकालना है W1 और इसका वेट भी निकालना है W। तो अब ये कैसे निकालूंगा, जब आधा किया तो तुमने इजीली बोल दिया सर वेट हाफ हाफ हो जाएगा, जब 2/3 और 1/3 किया तो इजीली बोल दिया सर वेट भी 2/3 और 1/3 हो जाएगा, लेकिन अब जब x और l - x किया तो क्या बोलोगे, सोचो कैसे निकालेंगे। ये जो वेट है इसका नया वाला वो क्या होगा, इसको समझने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट, पहले पूरे को देखो, पूरे की लेंथ कितनी है, उसका वेट कितना है, मतलब जब पूरी लेंथ L थी तो वेट कितना था, जब पूरी लेंथ कितनी थी तो वेट कितना था, जब लेंथ x हो गई तो वेट कितना हो गया, जब पूरी लेंथ L थी तो वेट कितना था, जब लेंथ x हो गई तो वेट कितना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आपको मिलेगा W1 = WX/L। बोलो सबको समझ में आया क्या। जब पूरी लेंथ L थी तो वेट कितना था, जब लेंथ x हो गई तो वेट कितना हो गया, ये देखो यहाँ पे लेंथ L पे वेट W, लेंथ x पे वेट W1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आया ना, सिंपल है। सिमिलरली इधर देखिए, जब पूरी लेंथ L थी तो वेट कितना था, जब लेंथ L - x हो गई तो वेट कितना हो गया, बोलो सब लोग को यहां तक समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखा हाफ हाफ का बताना आसान था, 1/3 और 2/3 का बताना आसान था, लेकिन जब x और L - x आता है तो हमको ये लेना है, x के लिए WX/L और इसके लिए L - x के लिए W × L - x/L। चलो लिखेंगे यहां तक, ये हमारा रॉड है, दिख रहा है आपको, आया ना, ओके। ये पहले वाले का एरिया है 0.2 × 10⁻⁻, ये वाले का एरिया है 0.1 × 10⁻⁻, इधर कहीं तो वेट लगाया है, एग्जैक्टली कहां लगाया पता नहीं, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B, वेट कहां लगाया पता नहीं, हमको बताना है वेट कहां लगाना है। इस पूरे रॉड की लंबाई कितनी है पता है, 2 मीटर, कितनी है, तो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस मानकर चले, x, तो ये कितना होगा, 2 - L - x होगा, कितना होगा, अरे भाई कितना होगा, सब लोग समझते हैं यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। तो अभी ये वाली जो रस्सी आपको दिख रही है इसको रोप 1 बोलते हैं, इसको रोप 2 बोलते हैं। पहले रोप 1 को देखिए, रोप 1 जो है हमारी, उसने कितना वेट उठाया हुआ है, ये वाला पार्ट, राइट,
अरे अगर पूरे का वेट W है तो ये x वाले पार्ट का वेट कितना होगा? बताओ, पूरे का वेट अगर W है तो x वाले पार्ट का वेट कितना होगा? WX WX अपॉन, बोलो सब मानते हो क्या? आया ना? बरोबर क्या? इसका एरिया स्टूडेंट्स, तो इसका स्ट्रेस क्या होगा? y1 का स्ट्रेस की फॉर्मूला होती है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है पढ़ो? WX अपॉन एरिया कितना है? A1। मैं वैल्यू बाद में पुट करता हूँ। सब लोग को यहाँ तक समझ में आया क्या? अरे भाई फोर्स देखो ना कितना है। वेट मतलब फोर्स, फोर्स मतलब वेट। भी पढ़ा था हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में, मास और वेट के बीच में का डिफरेंस पढ़ा ना आप लोगों ने 10th में। मास एक क्वांटिटी है, वेट एक फोर्स है, बताया था आप लोग को स्कूल में। तो देखो ना यहाँ पे वेट कितना है? WX अपॉन, देखो एरिया कितना है? अभी वायर 2 को देखेंगे। ये जो वायर 2 है स्टूडेंट्स, इसने कितना वेट उठाया हुआ है? इसने कितना वेट उठाया हुआ है? ये वाला पार्ट ना। L माइनस x का वेट कितना होता है? पढ़ो, बताओ। W इंटू -X अपॉन S। इसका एरिया, तो इसका स्ट्रेस कितना होगा? सेम वही फोर्स अपॉन, कितना है फोर्स? बोलो, बताओ सब लोग को यहाँ तक समझा क्या? वेट मतलब फोर्स, फोर्स मतलब वेट, सबको समझा क्या? अब उसने मेंशन किया कि दोनों का स्ट्रेस क्या है? दोनों का स्ट्रेस क्या है? तो इसका मतलब WX अपॉन L इंटू A1 इक्वल्स टू WL माइनस X अपॉन L इंटू A2। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पे ध्यान देंगे, सबका ध्यान इधर। एक सिंपल सी बात बताइए, वेट और वेट ये वाला है, ये वाला है, तो x अपॉन A1 कितना है? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस L माइनस x अपॉन 0.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस, दोनों साइड से 10 रेज़ टू माइनस 4 क्या हो गया? तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई बाय x, 0.2 मल्टीप्लाई बाय L माइनस x। बताओ सबको यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? पॉइंट भी क्या हो गया? तो मिलेगा क्या? 1x, ये बनेगा 2 इंटू L माइनस x। बताओ सबको समझा क्या? 2 अंदर जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? 2x इधर आके क्या हो गया? 2x प्लस 1x कितना हो गया? तो x इक्वल्स टू 2L बाई 3। L की वैल्यू कितनी दी गई है? पढ़ो, 2 मीटर। तो 2 इंटू 2 अपॉन 3 कितना हो गया? 4/3 विच इज 1.33 मीटर। सेंटीमीटर में लूंगा तो 133। चेक करो, ऑप्शन नंबर B। चैप्टर खत्म।